ओके सो हेलो एवरीवन। मैं मोहित शर्मा आप सभी के सामने एएफएम जेआईबी के फाउंडेशन बैच 2.0 के लिए जो कि नया बैच हम सब आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गाइडली प्लेटफॉर्म पर। मैं इस सेशन के अंदर हम ओरिएंटेशन रखेंगे जिसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो फाउंडेशन बैच है जेआईबी का मई 2026 का उसको हम किस तरीके से रन करने वाले हैं। और एएफएम जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं और जो कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट है उनको इसका कैसा बेनिफिट मिल सकता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि सिलेबस का डिस्कस करेंगे, पैटर्न डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का सिलेबस रहेगा, क्या हमारे पास पैटर्न रहेगा, किस पैटर्न से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से अकाउंट्स का जो फोबिया है स्टूडेंट्स को जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको फेस करना पड़ता है। उनको टारगेट कर कर ये बैच को स्पेशल रखा गया है। और जिनके पास अकाउंटेंसी है, जो अकाउंटेंसी बैकग्राउंड के लिए वो वेल एंड गुड है, वो अपने मार्क्स इसमें बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये बैच दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं ओरिएंटेशन को। उससे पहले कि मैं कुछ अपने बारे में बता दूं, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मेरा नाम है मोहित शर्मा और मेरी क्वालिफिकेशन बीकॉम, एमकॉम और एमए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है और इसी के साथ साथ मेरा यूजीसी नेट भी क्लियर है। इसी के साथ साथ मुझे 5+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है ऑफ टीचिंग अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस मैनेजमेंट विद इकोनॉमिक्स ऑल्सो। अपार्ट ऑफ इट मैंने कई सारे एग्जाम्स के खुद एग्जाम्स दिए हैं लाइक सेबी, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड एंड मैनी मोर। मुझे उनका भी काफ़ी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज है। 5 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे ओवरऑल, जिसके अंदर मुझे 3 इयर्स का जैब और कैब का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आप लोगों ने मेरी यूट्यूब्स पर और भी वीडियोस देखी होंगी और आपको आने वाले टाइम पर और वीडियोस और सीरीज दिखेंगी। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बैंकर्स, ये सेशन आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा कि आज हम आप लोगों के लिए किस तरीके की चीज लेकर आ रहे हैं और किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर हमने आप लोगों के लिए इन चीजों को बनाया है। सेशन को स्टार्ट करते हैं जो कि आपके लिए रहेगा। चलिए, गाइडली की तरफ से जेआईबी सेशन जो हमने रखा है, सेशन जेआईबी का एएफएम का अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो मई 2026 का है। इसके अंदर हम आपको बता दें तो कोर्स के अंदर क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किन टॉपिक्स की हाई डिमांड रहती है, एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके से आपको स्टडी करना है। क्योंकि बहुत सारे जो वैसे ऑलमोस्ट सारे बैंकिंग के जो बैंकर्स हैं जो वर्किंग है, उनको बहुत इश्यू आता है कि सर हमारी स्ट्रैटेजी कैसे रहे कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें प्रमोशन चाहिए। तो किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन से हाई डिमांडेड टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है, जिनसे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और अपना प्रमोशन ले सकते हो। मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि जो बैच 2026 हमने लॉन्च किया है मई का, उसमें पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा और ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर का आपका एक पेपर का रहेगा। एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें अगर हम चले तो एग्जाम जो है वो अलग अलग दिन पर होंगे, अलग अलग डेट्स पर जो है वो एग्जाम चलेंगे आपका, और उनको आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से किन पैरामीटर्स में आपके पास एग्जाम्स होंगे। ऑलराइट, चलिए। एक बारी हम पहले ओवरव्यू समझते हैं कि किस तरीके से हम जो है अपना हमारा एग्जाम का पैटर्न रहता है। जेआईबी के जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने फर्स्ट टाइम भी एग्ज़ाम दिया है या पहले भी दे रखा है एग्ज़ाम, उनके लिए भी ये सेशन है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि कहाँ पर बच्चे लैग करते हैं, स्टूडेंट्स लैग कहाँ पर करते हैं और किन चीज़ों के अंदर, किन पैरामीटर्स के अंदर उनको इशू आता है, किन पैरामीटर्स के अंदर उनको प्रॉब्लम आती है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आज उसको समझेंगे हम कि किन पैरामीटर्स के ऊपर बात की जाती है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं तो एएफएम के सिलेबस के अंदर जो ये फ्लो चार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पर आपके पास 4 मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। मैं एएफएम की बात करूंगा, बाकी सब्जेक्ट्स की बात उनके रिस्पेक्टिव टीचर्स करेंगे। मॉड्यूल ए के अंदर अगर आपको मैं बताऊं तो मॉड्यूल ए के अंदर आपको बेसिक्स अकाउंटेंसी मिलेगी जिसमें कोर बेसिक अकाउंटेंसी है, जो स्टूडेंट्स 11th-12th क्लास स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ते हैं और जहां से मेरे अकॉर्डिंग आपको समझना चाहिए। ओके, मॉड्यूल ए को हम पहले प्रेफर करेंगे। हमने आप लोगों के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई है कि हमने किस तरीके से हम आपको कराने वाले हैं। मॉड्यूल 1 फर्स्ट को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी टर्म्स है लाइक जैसे कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि स्कोरिंग है। आपको डेप्रिसिएशन में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि स्कोरिंग है। मॉड्यूल ए में से आपको अच्छा खासा वेटेज दिखेगा, अच्छा खासा आपको क्वेश्चन दिखेगा बैंकर्स। और यहाँ अगर आपने लैग कर दिया,
कि नहीं हम इसको छोड़ देते हैं, मॉड्यूल ए को छोड़ देते हैं, तो मॉड्यूल ए से कनेक्टेड है मॉड्यूल सी। सो आप ये मान के चलेंगे कि अगर आपको मॉड्यूल ए नहीं आता तो मॉड्यूल सी में आप बिल्कुल लैग करेंगे, क्योंकि मॉड्यूल सी में रेशियो एनालिसिस है, फाइनेंशियल अर्थमेटिक है, वर्किंग कैपिटल है। तो ये चीजें, ये टर्म्स आपको तभी समझ आएंगी जब आपको बेसिक अकाउंटेंसी की नॉलेज होगी कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, डेप्रिसिएशन कैसे होता है, असेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, बीआरएस क्या होता है। तो इन सबको जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लोगे तो हम आपको फर्स्ट वीक के अंदर, इन 10 क्लासेस के अंदर, 7 to 8 क्लासेस के अंदर हम आपको पूरा मॉड्यूल 1 जो है वो कवर करा देंगे विद डिटेल। हम इसके अंदर आपको डिटेल क्वेश्चन कराएंगे, मतलब एवरी क्लास के अंदर हमारे एमसीक्यू होंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी, और जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समझाना बहुत हमारे को टारगेट है कि हमें उनको किस तरीके से लेके चलना है। तो फर्स्ट क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन क्या है, क्या क्या कैसे कैलकुलेट होता है, बिल्कुल फ्रेश से एक टॉपिक एक क्लास में होगा और उसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जैसे ही हमारा टॉपिक ए कंप्लीट हो जाएगा, सो उससे रिलेटेड है मॉड्यूल सी। सो सेकंड नंबर पर हम अपने मॉड्यूल सी को करेंगे। मॉड्यूल ए के बाद मॉड्यूल सी पे जाएंगे, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है और ये हाईएस्ट स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी। अगर कोई स्टूडेंट अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर ये सोचता है कि हम मॉड्यूल ए और सी को छोड़ देंगे, सो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि मॉड्यूल सी, बी और डी की वेटेज बहुत ही कम है, उससे एग्जाम क्रैक होने वाला नहीं है। ऑल राइट। और आपने एक बार मॉड्यूल ए पढ़ लिया तो मॉड्यूल सी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और मॉड्यूल डी भी उससे इजी हो जाएगा। सो आप लोग आराम से अपना इसमें कर सकते हो और अपना रिजल्ट लेकर आ सकते हो। सो बैंकर्स, आपको ध्यान से सुनना है कि हमने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है। मॉड्यूल ए को हम पहले करेंगे, उसके साथ हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन मतलब जो हमने मॉड्यूल ए के अंदर टर्म्स पढ़ी है वो आपको री रिवाइज हो जाए, इसलिए हम मॉड्यूल सी को करेंगे। ओके। फिर हम मॉड्यूल बी को करेंगे, फिर हम मॉड्यूल डी को करेंगे, सॉरी, क्योंकि मॉड्यूल डी जो है वो हम थर्ड नंबर पे करेंगे, सॉरी, क्योंकि थर्ड नंबर पे इसको करने का ये रीजन है क्योंकि टैक्सेशन के अंदर थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड है और बहुत इजी है और स्कोरिंग है, और इसमें से भी क्वेश्चंस देखने को मिलती है। एंड लास्ट फोर्थ नंबर पर हम करेंगे आपका मॉड्यूल बी। ओके। सो हमारा मॉड्यूल का जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा ए, एंड देन फिर हम करेंगे सी, एंड देन हम करेंगे फिर उसके बाद डी, और उसके बाद हम करेंगे बी। ऑल राइट। सो इस तरीके से हम अपने मॉड्यूल्स को लेकर जाएंगे। क्लियर? चलिए। सो नेक्स्ट आता है कि सर कैसे ब्रेक डाउन किया जाएगा टॉपिक को। देखिए, अगर मैं आपको मॉड्यूल ए की बात बताऊं, जैसे कि 4 मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी। सो मॉड्यूल ए के अंदर आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, मतलब बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज है, बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज। और मैं ये बोलूंगा कि इस वाले को अगर आप गिव अप करके जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने मॉड्यूल ए को गिव अप किया तो आप जैब से जेआईबी से तो रह जाओगे, और अगर इन केस आपने 1-2% जेआईबी को क्रैक कर भी लिया तो आप कभी भी सीआईबी को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो मॉड्यूल ए को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने क्लियर कर भी लिया विदाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और नॉलेज के, सो बैंक्स में बहुत ऐसी टर्म्स आएंगी, बहुत ऐसी चीजें आएंगी जिसके लिए आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा कि हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ना है, और ये बहुत ही बेस्ट टाइम है। उसके बाद हम समझेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, किस तरीके से हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, हम कैपिटल बजटिंग करते हैं, इन सबको समझेंगे। देन हम जाएंगे टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग पे। टैक्सेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बैंक में होंगे, अगर आप लोन क्रेडिट डिपार्टमेंट में होंगे, लोन डिपार्टमेंट में होंगे, और अगर आप वहां जाएंगे उसके लिए आप काम करेंगे या किसी भी डिपार्टमेंट काम करेंगे, तो आपको इनकम टैक्स और जीएसटी की नॉलेज होनी चाहिए कि ताकि आप उनको पढ़ सकें और अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। अब आप बोलोगे कि सर आप बता रहे हो कि हम स्कोर करें, देखो, पढ़ने के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टर्म्स बहुत अच्छे से पता हो, कि जब आप प्रमोशन लेके बैठे हैं, आपके पास कोई आया है, तो आपको सारी टर्म समझ आती हो, जो मैं आपको इन डेप्थ में समझाऊंगा विद लाइव एग्जांपल। ओके। नेक्स्ट हम चलेंगे मॉड्यूल बी में, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको हम बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट प्रॉफिट लॉस को कैसे रीड करते हैं, बैलेंस शीट को कैसे रीड करते हैं, आप कब पता लगाएंगे किसकी बैलेंस शीट हेल्दी है, किसकी बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ है और किसकी में नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, और कोर बैंकिंग एंट्रीज क्या होती हैं, कि बैंक की एंट्रीज किन पैरामीटर्स के ऊपर काम करती हैं। ऑल राइट। चलिए। सो नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं अपना, नेक्स्ट हम उसके बाद बात करते हैं कि सर मॉड्यूल ए के अंदर हम किस तरीके के पैरामीटर्स रखेंगे। देखिए, मॉड्यूल ए के अंदर अगर हम सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस के अंदर मॉड्यूल ए के अंदर सबसे पहला कोर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे।
जिसमें डेफिनेशंस होंगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से आपको जरूर 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही ईजी है। एक फ्लो चार्ट हम आपको देंगे, आप सिर्फ उनको रीड करोगे, आप एक बार 2 बार देखोगे, वहां से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, 2 मार्क्स पर, मतलब 2 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट है कि वो इस टॉपिक में से आएंगे। नेक्स्ट आता है द अकाउंटिंग प्रोसीजर की कैसे हम सर ये हम कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझेंगे। कॉन्सेप्ट्स आते हैं एग्जाम के अंदर कि इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट, तो रटने की उसको नीड नहीं है। मैं आपको जैसे समझाऊंगा प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल के साथ, आपको वो इजीली समझ आएगा। नेक्स्ट आता है बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लाइक कैश और बुक एंट्री, जर्नल, लेजर, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे कि ये सारे के सारे किस तरीके से किन पैरामीटर्स पर काम करते हैं। कैश बुक क्या होती है, सब्सिडरी बुक क्या होती है। बीआरएस वेरी इंपॉर्टेंट, बीआरएस वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बैंकिंग स्टूडेंट के लिए बीआरएस को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, फिर हम इसमें से देखेंगे और डेप्रिसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं है, इसमें से केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन आएंगे और आपसे देखो 3 ही मेथड है, ठीक है, आपको 3 से 4 मेथड करनी है, ठीक है। वैसे 2 ही मेथड इंपॉर्टेंट होते हैं, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। वैसे इसके 12 मेथड है, आपसे सिर्फ 2 मेथड में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेरी सिंपल, सीधा फॉर्मूला लगाइए एंड यू कैन क्रैक द क्वेश्चन। ऑलराइट, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। नेक्स्ट, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल ऑफ एक्सचेंज हम पढ़ेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में से हमने देखा है कि पास्ट ईयर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। एंड ऑपरेशनल एक्सपेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, इससे भी आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑलराइट बैंकर्स, सो नेक्स्ट, जैसे ही हम मॉड्यूल ए को खत्म करेंगे, सो हम आएंगे अपने मॉड्यूल सी के ऊपर। मॉड्यूल सी के अंदर आपको मैथमेटिक्स फाइनेंसिंग पढ़नी पड़ेगी। यहां पर आप बोलोगे कि सर क्या हमें मैथ्स पढ़नी पड़ेगी? नो, आपको वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी, आपको वो मैथ्स नहीं पढ़नी, आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ नहीं पढ़ना। हमने आपके लिए क्यूरेटेड किए हुए एक फॉर्मूला शीट, आपको सिर्फ उन फॉर्मूला शीट्स को देखना है और जो न्यूमेरिकल्स हमने दिए हैं आप वो हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ हमारे साथ आप क्लास में प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप फॉर्मूला शीट में से फॉर्मूला देखोगे, देन अप्लाई द फॉर्मूला इन द देन अप्लाई द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर, ओके, इन द वेरी इजी फॉर्मेट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर हम आपको ये बताएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है। रेशियो एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सीधा आप फॉर्मूला लगाइए बैंकर्स, और फॉर्मूला लगाने के बाद यू कैन क्रैक द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पढ़नी है, इसमें भी मैथ्स नहीं है, इसमें बहुत सिंपल है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, एन्युटी निकालना है। एन्युटी बेसिकली ईएमआई, जैसे कि ईएमआई निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, बॉन्ड कैसे कैलकुलेट होगा, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल, एंड वर्किंग कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट एंड थ्योरेटिकल, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्किंग कैपिटल आपको सीआईबी में भी देखने को मिलेगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप यहां पढ़ लोगे तो आपको सीआईबी के अंदर दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट, जैसे ही हमारा सी होगा उसके बाद हम जाएंगे डी पर, टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स के ऊपर। टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर, मॉड्यूल डी के अंदर हम पूरा टैक्सेशन सिस्टम को पढ़ेंगे जो बैंक के लिए रेलेवेंट है। मतलब एक तो आप लोग इनकम टैक्स फाइल करते हो तो आपको इनकम टैक्स बताएंगे कि इनकम टैक्स क्या होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होगी, कौन कौन सी डिडक्शंस को क्लेम कर सकता है, अब क्या रेट है, किस स्लैब के ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं कलेक्ट करने के लिए, इंडिविजुअल कैसे फिल करेगा, कंपनी कैसे फाइल करेगी अपनी आईटीआर को, एक सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे करेगा, एग्रीकल्चर फार्मर कैसे करेगा, एग्रीकल्चर एग्जम्प्ट है वैसे एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस इनकम कैसे होगी, ये सब डिडक्शन कैसे मिलेगा, टीडीएस कैसे कटेगा, ये सब आपको बताएंगे। जीएसटी आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या रेट है क्या चार्ज है। फिर उसके बाद यहां से स्टार्ट होती है दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। ओके, सो कॉस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और कॉस्टिंग इट्स टू इजी, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। आपको एक क्वेश्चन यहां से ब्रेक इवन एनालिसिस से देखने को मिलेगा, एक बजटरी कंट्रोल्स में से, और एक आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग में से। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत सिंपल है, अभी हम आपको क्लास में कराएंगे, आपको समझ आ जाएगा। अब मान के चलिए कि आप अगर हमारे साथ ये पढ़ते हो तो इसमें से आपके अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चंस आते हैं, सो 25 की अगर हम वेटेज इक्वल माने तो 25 में से आई एश्योर यू कि आप लोग अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हो तो आप कम से कम 18 से 20 इजिली स्कोर कर सकते हो, इजिली।
क्योंकि जो नोट्स हमने बनाया, जो पीडीएफ बंडल्स हमने बनाया, जो आपके लिए कोर्स हमने डिजाइन किया है, इट्स वेरी इजी और बहुत ही शानदार कोर्स है। नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं हम अपने मॉड्यूल बी पर। मॉड्यूल बी के अंदर आपको बेसिक्स पढ़ना है। जब आप सारी अकाउंटिंग पढ़ लोगे तो ये वाला पार्ट जो है आपको बहुत इजी तरीके से समझ आएगा कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसे स्टडी करते हैं, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, अच्छा कंपनी अकाउंट्स क्या होती है और कंपनी के अंदर शेयर्स कैसे इशू होते हैं, और क्या आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, प्रॉफिट लॉस और आरबीआई के बेसल के नॉर्म्स क्या होते हैं। जो बैंकिंग की अकाउंटिंग होती है और बैंकिंग की फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, वो इंटरनेशनल बेसल्स के नॉर्म्स बनाए हुए उनके ऊपर है। देखो ये टॉपिक यहाँ भी है और ये टॉपिक आपको अदर सब्जेक्ट में भी देखने को मिलेगा आपके। ओके, ऑल राइट। जैसे हमारे ये सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, सो मॉड्यूल्स की अगर हम वेटेज देखें तो मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल सी की वेटेज और मॉड्यूल ए की वेटेज, मतलब बी की वेटेज बहुत ज़्यादा है और इसकी वेटेज जो है डी की कम है। ठीक है, क्योंकि डी का सिलेबस बहुत छोटा है। अब आप बोलोगे कि सर मॉड्यूल बी का भी ज़्यादा है, हाँ, क्योंकि मॉड्यूल बी का जो सिलेबस है वो मॉड्यूल ए पे ही डिपेंड करता है। जब तक आप मॉड्यूल ए क्लियर नहीं करोगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नहीं करोगे, तब तक यू कैन नॉट क्रैक द मॉड्यूल बी। आपको मॉड्यूल बी की फिर टर्म्स समझ नहीं आएंगी, वो आपके लिए डिफिकल्ट रहेंगी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट बात हम करते हैं कि हाई इंपैक्ट टॉपिक्स क्या है। अभी जिससे मैंने बताया वेयर टू फोकस, एक तो हम फोकस करेंगे बीआरएस पे। ओके, बीआरएस पे फोकस करेंगे। प्रॉफिट लॉस पे अगर हम फोकस करते हैं, सो प्रॉफिट लॉस से ही हमें काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक बैलेंस शीट, एक कंपनी अकाउंट, एक ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस, एक बैलेंस शीट, एक कैश फ्लो, ये सबसे। रेशियो एनालिसिस में सीधे फॉर्मूले लगाने, कैपिटल स्ट्रक्चर में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टैक्सेशन मैंने बताया, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और डेप्रीशिएशन से तो शॉर्ट शॉर्ट आपको डेप्रीशिएशन और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके ऊपर आपका 40 to 45% एग्जाम डिपेंड करता है। मतलब आपका पासिंग मार्क्स जो है, जो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 45%, वो आप सिर्फ इन टॉपिक से अटेन कर सकते हो। ऑल राइट, क्लियर है? ठीक है। सो ये थी एग्जाम की स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट चलते हैं कि स्टडी की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और वीकली प्लान क्या रहेगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। देखिए, सबसे पहला मैप द सिलेबस। आपको क्या करना है, सिलेबस को मैप करो। ठीक है, हमारी क्लासेस जो है वो थ्रू आउट द वीक चलेंगी। और आपने इससे पहले का ओरिएंटेशन सेशन पढ़ा है, तो सैटरडे और संडे जो है आपका फोर्थ, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे आपका जो हॉलीडे होता है, ठीक है, जो सेकंड और फोर्थ सैटरडे, उस पर भी आपकी क्लास आपको पूरा टाइम मिलेगा और संडे को भी आपके पास टाइम है। और जब नेशनल हॉलीडे होगा उसके पास भी आपके पास टाइम है। सो उस दिन आपके पास पूरा दिन है। और जो हमने वीडियोस बनाई हैं वो इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं और शॉर्ट होती हैं कि आप जब उनको स्टडी करोगे, सो मेट्रो में ट्रेवल करते हुए जब आप अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हो, आ रहे हो, सो आप उनको देख लोगे। आप चाहते हो कि सर हमें लाइव क्लास देखनी है, सो आपको कमेंट सेक्शन भी मिलेगा। तो आपके लिए हमने बहुत बढ़िया टाइम रखा है, 7 पीएम का, 7 पीएम का और 10 पीएम का, ऐसे ऐसे हमने आपके पास टाइम रखे हैं जिससे कि आप लाइव सेशन को भी इजिली देख सकते हो। सो सबसे पहला आप सिलेबस को मैप करो, सिलेबस को ड्रॉ करो, सिलेबस को डिजाइन करो और ये आइडेंटिफाई करो कि हमें सिलेबस में क्या क्या देखना है। ठीक है, सिलेबस को स्प्लिट करो। आप 2-3 टॉपिक्स को पर वीक निपटाओ। 2-3 टॉपिक्स मतलब जैसे कि हर सब्जेक्ट्स में से आप 2 से 3 टॉपिक्स लो। जैसे मैंने मॉड्यूल बी में से फाइनेंशियल मैथमेटिक्स लिया, कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑफ एन्युटी, वाईटीएम, ये सब ले लिया, तो मैं उस वीक में ये, और अपना मॉड्यूल ए में से अकाउंटिंग प्रोसीजर, मॉड्यूल डी में से मैं कॉस्टिंग का एक चैप्टर, इस तरीके से आप पूरे वीक में उसको निपटाओ। ऑल राइट। नेक्स्ट, आपको सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करनी है वो है मॉक टेस्ट। विदाउट मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। विदाउट मॉक टेस्ट यू कैन नॉट क्रैक एनी एग्जाम। आप थ्योरी पढ़ लोगे, आप क्वेश्चन समझ लोगे, टीचर आपको समझा देगा, बट आपने आप लोगों के लिए जो मॉक टेस्ट बनाए हैं, जो प्रैक्टिस सेट्स बनाए हैं, आप मेट्रो में ट्रैवल करते हुए अपने ऐप से ही उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पेन पेपर की नीड नहीं है, आप जाते आते ही सॉल्व कर सकते हो। रिवीजन और फॉर्मूला शीट्स हम आपको देंगे जिसमें आपके पास फॉर्मूला लास्ट टाइम पर, लास्ट वीक में, लास्ट 2 डेज में आपके पास फॉर्मूला होगा, माइंड मैप होगा, और वो सारी चीजें हम भी आपको प्रोवाइड कराएंगे और आपके पास रहेगा। डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेगा। ठीक है, आपके पास जो भी डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे आपके पास, आपको लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि लाइव और इंटरेक्टिव क्लासेस रहेंगी। ठीक है, सो हाई वेटेज पे ध्यान रखें।
न्यूमेरिकल्स पे सबसे ज्यादा ध्यान रखें, और मेन जो है वो है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फोकस करके रखें और उसको पढ़ें। अब धीरे धीरे एग्जाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफिकल्टी की तरफ जा रहा है, सो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए और सेशन में जल्दी से जल्दी जुड़िए। ऑलराइट, चलिए। सो बैंकर्स, ये हमारे कुछ टॉपर्स की सक्सेस स्टोरी है, जिसमें गाइडली के साथ जुड़कर हमारे कुछ टॉपर्स हैं जिन्होंने बैंक्स के अंदर, जैसे स्टेट बैंक के अंदर हिमांशु हैं, लक्ष्य हैं, उपाध्याय, शिवानी, ये सब लोगों ने हमारे साथ जुड़कर, गाइडली के साथ जुड़कर और विद इन अ वेरी लेस टाइम के अंदर अपनी तैयारी की है, और किसी ना किसी कोर्स के अंदर एनरोल कराकर इनका JIB इन अ फर्स्ट राउंड के अंदर क्लियर हुआ है। इनको हमारी फैकल्टीज और हमारे पढ़ाने का तरीका और हमारे सारे नोट्स बहुत अच्छे लगे। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने हमारे से अपना JIB का सेशन क्लियर किया है। सो आप इनको एक बार देख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ जो ओरिएंटेशन था उसके अंदर हमने डिस्कस में बात की कि हम किस तरीके से सिलेबस को चलाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कि पास्ट ईयर के अंदर आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे और किन पैरामीटर्स को ध्यान में रख के क्वेश्चंस आए थे। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ये नवंबर 2025 की साइकिल के अंदर आया है, अगर आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे। और मैंने अभी आपको बोला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑल राइट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से भी और इंड AS में से, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से भी, जो कि IFRS जो है ड्राफ्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ, वो भी आपको देखने को मिलेंगे और उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। ऑल राइट, सो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो नवंबर 2025 की साइकिल में, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, और ये हमारे नोट्स के अंदर भी था, क्लास के अंदर भी था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10। देखिए, AS जो है वो टोटल 32 AS है, ठीक है, AS1 से लेकर AS32 तक, ठीक है। आपको सारे AS याद नहीं करने हैं। हमने हमारी शीट के अंदर, मैं आपको क्लास के अंदर बताऊंगा कि वेरी इंपॉर्टेंट AS कौन से हैं, ठीक है। सो AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो AS10 है, अगर हम AS10 की बात करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है उसकी बात करें, तो वो किसकी बात करता है? देखो, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की बात करें तो AS10 जो है वो कहता है कि किस तरीके से प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट्स की और फिक्स्ड असेट्स की अकाउंटिंग होगी। सर, होते क्या है ये? देखो, ध्यान से सुनो। क्या होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने क्यों बनाया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? इसके नाम में ही स्टैंडर्ड्स हैं। किसके स्टैंडर्ड्स? अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स। हुआ क्या कि अगर हमने सबको बोल दिया कि आप अपने अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करो, तो जब मैं किसी की अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को देखने जाऊंगा तो मुझे समझ नहीं आएगी। कोई और CA आएगा, कोई और अकाउंटेंट आएगा, कोई और बैंकर आएगा, कोई और इन्वेस्टर आएगा, तो उसको अकाउंटिंग नहीं समझ आएगी। तो हमने कहा कि जो अकाउंटिंग है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, मतलब सबका पैटर्न सेम रहे, सब लोग एक ही फॉर्मेट में अकाउंटिंग को करें, ताकि उसको इजिली रीडेबल हो, कोई भी उसको रीड कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो उसके लिए हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, ठीक है, मतलब कुछ रूल्स बनाए कि जो रूल्स हम बता रहे हैं आपको सिर्फ अकाउंटिंग उसी फॉर्मेट में करनी है, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो अगर आपके बाद भी उसको कोई देखे। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है नंबर, वो ये कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है कि जो प्रॉपर्टी है किसी भी कंपनी के पास, जो प्लांट है, जो मशीनरीज हैं, ठीक है, जो प्लांट है, जो इक्विपमेंट्स हैं जो उस कंपनी के पास पड़े हैं, या कंपनी के पास जो फिक्स्ड असेट्स हैं लाइक मशीनरी, लैंड, ये सब है, इनकी अकाउंटिंग, इनकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी वो बताया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर। आपका एक क्वेश्चन पक्का होता है अगर आपने हमारे साथ स्टडी की। सो ये हमने अपनी क्लास में भी बताया था, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है। ओके, क्लियर। सो ये भी हम समझेंगे कि कौन कौन सा किस किस टाइम पर है। जैसे कि AS2 अगर आप पढ़ोगे तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, स्टॉक कैसे होगा, इन्वेंट्री कैसे होगा, डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज होगा, अमोर्टाइजेशन किस तरीके से होगा, फॉरेन करेंसी किस तरीके से होगी, रेवेन्यू किस तरीके से रिकॉग्नाइज होगा, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑल राइट, चलिए, एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज में से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ये भी आपका मॉड्यूल ए में से है, और ये वाला क्वेश्चन भी मॉड्यूल ए में से है। ये भी आपको नवंबर 2025 की साइकिल का क्वेश्चन है। क्लियर, चलिए। अब वो कहता है कि सर, सबसे पहला समझते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बारे में। स्टेटमेंट 1 कहता है अ बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, वेयर एज प्रोमिसरी नोट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे।
ठीक है। देखो, जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो अनकंडीशनल होता है, मतलब उसके साथ कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होती। और जो प्रोमिसरी नोट होता है वो भी अनकंडीशनल होता है, उसके साथ भी कोई कंडीशन अटैच नहीं होती। बट जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो ऑर्डर टू पे होता है, मतलब ऑर्डर करेगी कि पे करो जब। और बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो प्रॉमिस टू पे होता है कि मैं पे कर दूंगा। प्रॉमिस टू पे का मतलब जैसे कि मैंने एक पेपर पे लिख दिया, आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ रुपीज टू सम ऑफ रुपीज 10 लाख टू राम आफ्टर 3 मंथ्स। मैंने प्रॉमिस किया है। सो ये क्या है, अनकंडीशनल है, मैंने कोई कंडीशन अटैच नहीं की। और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, मैंने कंडीशन कोई अटैच नहीं की, मैंने बिल बनाया, ठीक है, और बी को दे दिया। क्लियर। और बी का बिल बनाया, बी ने साइन करा, और एक मैंने अपने पास बिल रख लिया क्योंकि मुझे बी से पैसे लेने थे, ठीक है। तो ये ऑर्डर टू पे है, जिस दिन मैं ऑर्डर दूंगा, जिसमें दिन लिखा होगा उस दिन आपको लेके आना है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 कहता है अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूजुअली इन्वॉल्व थ्री पार्टीज, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई, व्हाइल प्रॉमिसरी नोट इन्वॉल्व मेकर एंड पेई। सही बात है। जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हो तो एक होता है ड्रॉअर जो उस बिल को बनाता है, एक होता है ड्रॉई जो उस बिल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। डिटेल में आप देखोगे, मैं डिटेल में हमने सेशन में पढ़ाया है विद एग्जांपल कि किस तरीके से है। सो जो बिल को बनाता है, जो बिल को ड्राफ्ट करता है, वो होता है ड्रॉई, जिसको पैसे चाहिए। अगर मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे लेने हैं, राम से मुझे पैसे लेने हैं, तो मैं बिल बनाऊंगा, उस पर किसका नाम लिखूंगा, राम का। और राम जो है उस बिल को एक्सेप्ट करेगा। तो राम जब उसको बिल को एक्सेप्ट करेगा दैट इज कॉल्ड ड्रॉई, कि उसको उसको ड्रॉई बोलेंगे। और पेई कौन है, पेई कौन है, पेई है जिसको पैसा, पेई है जिसको पैसा रिसीव होगा। अब पैसा जिसको रिसीव होगा वो ड्रॉर भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है, मतलब मैं भी हो सकता हूँ, या मेरा कजन ब्रदर या मेरे फादर भी हो सकते हैं। और दूसरा, ये बात तो ठीक है। और दूसरा है प्रोमिसरी नोट इन्वॉल्व्स ओनली टू, मेकर एंड पेई। सही सही बात है, एक मेकर है जो बनाएगा और एक पेई है जो पे करेगा, इसमें ड्रॉर ड्रॉई नहीं है। Statement third, in a promissory note, the liability of the maker is primary and absolute, whereas the bill of exchange drawings liability become primary only after acceptance. ठीक है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज में तो ड्रॉई जो है, ठीक है, जिसको क्या करना है, ड्रॉई जो है उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी होती है जब वो एक्सेप्ट कर लेता है। और प्रोमिसरी नोट के अंदर लाइबिलिटी होती है ऑफ द मेकर की, इज प्राइमरी एंड ऑब्सोल्यूट, ठीक है। सो इसको अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर स्टेटमेंट 1 और 2 इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 जो डेप्रीशिएशन से आया है और सेम हमारे नोट्स के अंदर से आया है, ठीक है। और लास्ट वीडियोस का जो सेशन मेरी सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, आप जाकर देखना। और यूट्यूब की सीरीज पर मैंने ये क्वेश्चंस कराए और आप ध्यान से देखना, उसके अंदर मैंने ये फॉर्मूला कराया और डिटेल में डेप्रीशिएशन को समझाया। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मशीन 5 लाख, यूजफुल लाइफ 5 ईयर एंड स्क्रैप वैल्यू 50,000। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। जब किसी भी असेट्स की वैल्यू फॉल होती है दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। जैसे कि मान लीजिए मैं एक बाइक लेकर आया, ठीक है, उस बाइक की जो वैल्यू है, ठीक है, फॉल होती रहेगी, तो जितनी वैल्यू उसकी फॉल होगी दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन, उसको मैं डेप्रीशिएशन बोलूंगा। ऑलराइट, ठीक है। सो डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, एक एसएलएम और एक डब्ल्यूडीवी, ठीक है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर कि क्या मेथड होते हैं। एसएलएम का फॉर्मूला होता है कि जितने का आपने असेट्स को खरीदा था, कॉस्ट ऑफ असेट्स, कितने का खरीदा था मैंने, अगर हम यहाँ पे करके देखें क्वेश्चन को सॉल्व, तो फॉर्मूला कितने का खरीदा मैंने, मैंने डेप्रीशिएशन कॉस्ट कितनी असेट्स की, 5 लाख। ऑल राइट, माइनस सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू मतलब जब वो पूरा मैं यूज कर लूंगा तो उसको जब मैं स्क्रैप में बेच कर आऊंगा, स्क्रैप वैल्यू मतलब कबाड़ की वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू जो मैं कूड़े में देकर आऊंगा, स्क्रैप में देकर आऊंगा, ठीक है। तो स्क्रैप की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50,000। मतलब लास्ट में जब मैं उसको बेचने जाऊंगा तो वो 50,000 का स्क्रैप मेरे को कबाड़ मिल जाएगा मेरी चीज का। क्लियर। एंड विल बी द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ईयर कितने हैं, 5, मतलब यूजफुल लाइफ कितनी है, कितने साल चलेगा वो, 5। तो अगर आप देखोगे तो 5 में से 50 जाएंगे तो 4.5 लाख बचेंगे, ठीक है। और 4.5 लाख को डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आएगा, 5 में 45, इट्स 90,000। हर साल 90,000 से मशीन जो है वो फॉल होती रहेगी और 5 साल बाद मशीन की वैल्यू 50,000 बचेगी। ऑल राइट बैंकर्स, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपल है। देखो, एक आता है ईपीएस का क्वेश्चन। ईपीएस, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग
पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है जिन इन्वेस्टर्स ने आपकी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उनको कितना फंड मिलेगा। जिन इन्वेस्टर्स ने आपकी कंपनी के अंदर क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, तो शेयर्स जिन्होंने आपके लिए शेयर मार्केट में, तो उनकी वैल्यू बढ़ रही है। बट आपकी जब कंपनी की वेल्थ बढ़ रही है, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आपकी कंपनी की कैपिटल बढ़ रही है, वेल्थ बढ़ रही है, आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, तो आपकी कंपनी ग्रो करने से उनके एक शेयर पे कितना वैल्यू उनकी बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है? ईपीएस का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस, सॉरी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स, ओनली दैट। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले की, टैक्स एंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, सो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 1,20,000। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए? बिफोर। इसका मतलब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, बताओ मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? मैं माइनस करूंगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर का दे रखा है, मुझे प्लस करना है, तो मुझे पीछे जाना है। तो मैं क्या करूंगा? आफ्टर का मतलब बाद का दे रखा है, सो मैं इसमें से माइनस करूंगा 2,00,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि टैक्स है नहीं, डिविडेंड तो देना है ना मुझे, अपनी इनकम में से मुझे डिविडेंड देना है। तो 2,00,000 मैंने डिविडेंड दे दिया 12,00,000 में से। एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास? 5,00,000। सो इसको मैं करूंगा तो ऊपर आएगा 10,00,000, नीचे आएगा 5,00,000, डिवाइड करूंगा, सो दैट इज कॉल्ड 2 रुपीज पर शेयर। ओके, एक शेयर पे एक इन्वेस्टर 2 रुपए कमा रहा है। ये भी नवंबर 2025 का क्वेश्चन है। क्लियर? ऑल राइट, सो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, ये आपको कॉस्टिंग में से देखने को मिलेगा, जो बजट कॉस्टिंग है। बहुत सिंपल है। बजट कॉस्टिंग में पूछ रहा है कि जीरो बजटिंग क्या होती है। देखो, जीरो बजटिंग क्या होती है? जीरो बजटिंग एक ऐसी टेक्निक होती है, जीरो बजटिंग इज अ मेथड वेयर ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड। अनलाइक ट्रेडिशनल बजटिंग इट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो बेस रेदर यूजिंग प्रीवियस ईयर डाटा और स्टार्टिंग। मतलब जो हम बजट बना रहे हैं, जो भी मैं बजट बना रहा हूं, उसमें जो प्रीवियस डाटा है, जो पिछले साल का, लास्ट ईयर का डाटा है, ठीक है, उसको मैं नहीं लेता, मैं बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करता हूँ। मतलब जीरो से स्टार्ट करता हूँ। मैं मानता हूँ कि सारे खर्चे, सारी इनकम लास्ट ईयर में जीरो हो गए। अब जो मैं बजट बना रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, फ्रेश से स्टार्ट करूंगा, नए से। क्लियर? सो नए से स्टार्ट करूंगा जिसमें बजट का बेस, बेस मतलब जीरो है, पिछला मैं कोई डाटा नहीं ले रहा, मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड जीरो बेस बजटिंग। तो जीरो बेस बजटिंग में क्या है? जीरो बेस बजटिंग का सबसे सिंपल सा इसका आंसर है बी। एवरी बजटिंग साइकिल बिगिन अ जीरो लेवल, ओके, एंड एवरी एक्टिविटी मस्ट बी जस्टिफाइड अ फ्रेश। मैंने क्या बोला? एक नए तरीके से स्टार्ट होगी, रिगार्डलेस ऑफ पास्ट एक्सपेंडिचर। मतलब मान लीजिए मैंने पिछली चीज के ऊपर 50,000 रुपए खर्च कर रखे हैं, और इस बार मेरे को उसके लिए दोबारा बजट बना रहा है, तो मेरे पास पिछले 10,000 रुपए पेंडिंग है, बचे हुए हैं कि उसके ऊपर और खर्चा करना है। मैंने कहा नहीं, मुझे पास्ट डाटा कोई नहीं लेना, अब मैं दोबारा उसको कैलकुलेट करूंगा और जीरो से स्टार्ट करूंगा। ऑलराइट, सो ये भी नवंबर 2025 की साइकिल का क्वेश्चन है, जो हमारे नोट्स में से आया है। ऑलराइट, सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और इस तरीके से मैं इन डेप्थ में जाके आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। सो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। सो आज आने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जो बच्चे कमेंट बाद में देख रहे हैं सेशन को, वो हम यूट्यूब पर और हमसे हमारे प्लेटफॉर्म पर डाउट्स पूछ सकते हैं। क्लासेस की सारी डिटेल्स, सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगी, हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या कोर्स है, क्या कूपन कोड है। उस सब के लिए हमने कल ही एक ओरिएंटेशन क्लास ली थी, जिसके अंदर हमने पूरा डिटेल स्ट्रक्चर बताया था आप लोगों के लिए, क्या कूपन वगैरह लगाना है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोर्स के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिससे हम मॉड्यूल ए स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।